नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा और पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने संस्थान की ओर से आप सभी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 48 अंकों पर अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था। और इसी के साथ साथियों, हम लोग देखिए लगभग हम प्रतिदिन 25 क्वेश्चन के आसपास औसत लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो हम लोग तकरीबन, अगर आप 25 से उसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास, लगभग 1000 हिंदी के ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो क्या कहते हैं पेपर में या तो पूछे जाते रहे हैं या जिनकी पूछी जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। कुछ ऐसे नवीन प्रश्नों को भी हमने आपके सामने रखा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, मेरा आपसे बस ये अनुरोध है कि देखिए, थोड़ा थोड़ा करते हम लोग कहते हैं ना कि मतलब थोड़ी मेहनत करते हैं तो उससे क्या होता है, बूंद बूंद से जो होता है वो घड़ा भर जाता है। तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे आधे घंटे 45 मिनट के नित्य प्रति के सेशन से, जो कि हमको पता भी नहीं चलता, उसको करते करते आज हम लोग 1000 प्रश्नों को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और संभवतः अगली क्लास जो होगी हम लोगों की 50वीं क्लास होगी। तो देखिए साथियों, मतलब कितने आसानी से हम लोग एक घंटा 45 मिनट 40 मिनट नित्य प्रति निकाल करके करते करते देखिए हम लोगों ने 50 घंटे की हिंदी को कंप्लीट किया है। अब देखिए ये क्या है, ये मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप अगर देखिए तो 2 दिन का 24 घंटे का पूरा समय हिंदी पढ़ने के बराबर है ये। मतलब आप सारे कामों को छोड़ करके और लगातार अगर बैठ करके बिना किसी गैप के, बिना किसी आराम के आप हिंदी पढ़ेंगे, तब जा करके आप इतनी हिंदी पढ़ पाएंगे जितनी कि हम लोगों ने एक घंटे में करके करी है। तो देखिए यही होता है साथियों, लगातार सततता किसी चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि अगर सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी, सततता, कि हम उसको लगातार कितना समय दे पा रहे हैं, है ना। तो एक घंटा के माध्यम से भी देखिए हम लोग 1000 प्रश्न कर गए। हमारा आपसे एक अनुरोध बस यही है आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले कि साथियों, जितनी भी पुरानी चीज़ों को मैंने कराया है वो सब आपके पास आपकी एक कॉपी में नोट होनी चाहिए, जिसको आप पुनः बार बार क्या करें, अब उसको रिवाइज करते रहें। क्योंकि यहाँ पर हम जब बताते हैं तो चीज़ों को व्याख्या करते हुए बताते हैं, सिर्फ आंसर ही नहीं देते, उसकी व्याख्या आपके सामने और उससे संबंधित और कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते चले जाते हैं। जैसे हम कई बार देखिए एक प्रश्न में उससे संबंधित पॉइंट्स को लेकर के और उनकी जो बारीकियां हैं, उनसे जो संबंधित प्रश्नों की संभावना है, उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे स्वतः ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनका अभ्यास आप सतत रूप से करते रहें, जिससे कि मतलब हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ करके जो अपना स्नेह और अपना सहयोग हमें दे रहे हैं, उसमें आप अंतिम रूप से क्या करें, सफल हो सके, सफलता को प्राप्त कर सके, जिससे कि हमारा और आपका दोनों का जो एक सामान्य एक तरीके से बोले कि कॉमन जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको हम दोनों लोग प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, इसी निवेदन के साथ हम अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की हमारी चर्चा का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं पूछ रहा आपसे। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उष्ट्र, घोटक, क्रमेलक, महाग्रीव। अब देखो आपको ये पूछा नहीं गया, देखिए प्रश्न की लैंग्वेज इतनी बढ़िया हो गई है कि अब आपको यहाँ पर ये दिया नहीं गया कि किसका नहीं है, आपसे सीधे 4 विकल्प दिए गए। अब इसमें आपको ये खुद ही पहचानना है कि कौन से 3 एक जैसे हैं और कौन सा एक अलग है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहचान लोगे बेटा, बहुत अच्छा। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट, और घोटक का मतलब होता है घोड़ा।
घोड़ा, ठीक है, घोटक का मतलब होता है घोड़ा। लेकिन अब बचा क्या, एक बचा क्रमेलक और एक बचा महाग्रीवा। अब ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हो गए, ये देखिए दोनों बहुत। अब जैसे यहाँ पे देखो शब्द को निकालो तो यहाँ पे निकाल तो सकते हो महाग्रीवा, तो मतलब ग्रीवा का मतलब हो गया गर्दन, और अगर महा का अर्थ ले लो तो लंबी। चलो यहाँ से एक पद तुम्हें मिल गया लंबी। अब लंबी अगर मिल गया तो यहाँ से तुम देख सकते हो लंबी गर्दन किसकी होती है, लंबी गर्दन भाई ऊँट की होती है, ये भी ऊँट का हो गया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत क्या है, अगर आपको क्रमेलक का नहीं आता है पर्यायवाची तो इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं। अब एक क्रमेलक क्या घोड़े का भी हो सकता है, घोड़े का भी हो सकता है और ऊँट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो जब दो संभावनाएं मिल गई तो अब बचा क्या, यहाँ क्रमेलक किसका हो जाएगा, क्रमेलक भी किसका हो जाएगा, ऊँट का पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखो कौन सा संगत हो गया, 3 एक जैसे होगा, जो बचा क्या आंसर सेकंड, घोड़ा यह संगत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घोटक, यानी घोटक जो है वो ऊँट का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी के तीनों क्या होंगे, ऊँट के पर्यायवाची होंगे। ये दो शब्द साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ऊँट के पर्यायवाची के लिए दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमेलक और महाग्रीवा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, किसका नहीं है, तो बेटा गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट त्रिवेणी, और ऑप्शन बी भागीरथी, सी मंदाकिनी और डी सुरसरिता। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन फर्स्ट त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब जानते हो क्या होता है, त्रिवेणी का मतलब होता है बेटा 3 धाराओं का मिलन, 3 धाराओं का मिलन, 3 धाराओं का मिलन क्या कहलाता है, त्रिवेणी कहलाता है। 3 धाराओं का मिलन क्या कहलाता है, त्रिवेणी कहलाता है। अब ये 3 धाराएं क्या होती हैं, तो बेटा यहाँ पर जो मिलती है सामान्य रूप से हम बात करते हैं तो प्रयाग की बात करते हैं, संगम की बात करते हैं, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है, गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, त्रिवेणी। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा ये सिर्फ संगम ही त्रिवेणी नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर के मिल जाए, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर के मिल जाए, वहाँ कौन सा, वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, वहाँ तो उसे मतलब उस पद को क्या कहेंगे, तो उस पद को त्रिवेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिवेणी बोलेंगे। तो गंगा का पर्यायवाची त्रिवेणी नहीं होता, बल्कि 3 धाराओं या 3 नदियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है, त्रिवेणी कहलाता है। जबकि देखें भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये तीनों गंगा के पर्यायवाची है, ठीक है, गंगा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है चालक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, विकल्प ए आ, बी अक, सी का और डी चाल। तो अगर इस पद को तोड़ोगे ना तो बेटा पद टूटेगा चाल धन अक में, चाल धन अक में, ठीक है, चाल धन अक में जब टूटेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये मिला इसका मूल पद, और ये क्या मिला बाद में जुड़ने वाला पद जो होता है वो प्रत्यय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर ये वाला पद क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अक प्रत्यय हो जाएगा। चालक में किस प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, अक प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। अगला पद देखो, गायक का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए गा धन अक, बी गए धन अक, सी गा धन अक और डी गाय धन अक। इस शब्द को अगर बेटा तुम तोड़ोगे ना, देखो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर ऐसा कोई पद दिख जाए तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप सीधे इसका वर्ण विन्यास करो, इसका वर्ण विन्यास करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ग आ या अ क आ। देखो इस तरीके से कर लिया, इतना अगर आप कर पाए तो यहाँ पे देखो बेटा ऑटोमेटिक आपको एक पद मिल जाएगा आय। क्या मिल गया, आय पद मिल गया। और जैसे ही आय पद मिला, आपने जानते हो ये आय पद क्या होता है, तो आय पद आपको मिलता है अयादि संधि में। किस में मिलता है, अयादि संधि में। किस में मिलता है, अयादि संधि में, ठीक है। अब अयादि संधि क्या कहती है, तो अयादि संधि कहती है बेटा ए को आय, ए को आय, अय को आय, अय को आय है, ओ को अव, ओ को अव और औ को आव। देखो पक्का, देखो आपको बता दिया औ को आव, इसमें बदल देते हैं, ये अयादि संधि का सूत्र हो जाता है, इसमें बदल देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है। आय बेटा देखो आय किसके फलस्वरूप मिलता है, आय अय के फलस्वरूप मिलता है, तो इसकी जगह अय लगा दो। अब ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो बेटा ये आ के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, आ के साथ जुड़ जाएगा। और बचा क्या बेटा, तो यहाँ से देख लो क्या बचेगा, अक बचेगा। क्या बचेगा, अक बचेगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो
पद क्या बना देगा, गए धन अक बना देगा। क्या बना देगा, गए धन अक बना देगा। और गए धन अक आपको कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है बेटा ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है। अगर आपसे पूछे इस पद में कौन सी संधि है, गायक पद में कौन सी संधि है, तो आंसर हो जाएगा आपका अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि बेटा भेद किसका होता है, आप सभी जानते हो अयादि संधि भेद किसका होता है, स्वर संधि का भेद होता है। ठीक है, चलो तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंधा गाए बहरा बजाए। अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। बी, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। सी, अंधे संगीत प्रिय होते हैं। और डी, अंधे और बहरे सुरताल मिलाकर गाते हैं। तो देखो मैंने बहुत आसानी तुमको बहुत पहले कहा है, लोकोक्ति मुहावरे में जो लोकोक्ति मुहावरे में पद दिए होते हैं उसके अर्थ में उनका प्रयोग प्रायः नहीं देखने को मिलता है, उनके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ देखो बेटा अंधा दिया है, यहाँ अंधा दिया हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ अंधा दिया हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ अंधा दिया, ये नहीं होगा। बचा क्या, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, यही इसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, यही इसका विशेष अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ठीक है, अंधे खाएं, इसी को कहीं कहीं तुम लोगों एक दूसरे शब्दों में एक सेम अर्थ होता है, वो भी लोकोक्ति यहाँ देख लो कहीं कहीं मिलती है। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, या कहीं कहीं ये मिल जाता है अंधे पीसे कुत्ते खाएं, या कहीं कहीं ये मिल जाता है अंधे गाए बहरा बजाए। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, अंधे गाए बहरा बजाए। तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा, आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए ज्योतिष, बी ज्योतिष, सी ज्योतिष। यहाँ पर सिर्फ देखना आपको कौन से सा का उचित रूप से प्रयोग हुआ है। तो बेटा इसकी वर्तनी जो हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन बी ज्योतिष। ऑप्शन बी ज्योतिष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है। ए पर्दा, बी संरक्षण, सी अनावरण और डी कपड़ा। तो यहाँ पर देखो बेटा आवरण, आवरण शब्द का यहाँ पर आपको देना है क्या, विलोम शब्द। जरा यहाँ पर फिर से देख लो, आवरण शब्द जो है उसका प्रारंभ किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। और हमने बताया था विपरीत अर्थ प्राप्त करने के लिए कौन सा उपसर्ग होता है। विपरीत अर्थ प्राप्त करने के लिए बेटा दो उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से, एक आ होता है, दूसरा अन होता है। अंतर क्या बताया था मैंने बताया था आ का प्रयोग कब होगा, जब किसी पद का प्रारंभ किससे होगा, व्यंजन से होगा। अन का प्रयोग कब होगा, जब किसी पद का प्रारंभ किससे होगा, स्वर से होगा। बेटा इस पद का प्रारंभ किससे हुआ, स्वर से हुआ। अगर स्वर से हुआ तो इन दोनों में किसका प्रयोग होगा, अन का प्रयोग होगा। अन को यहाँ लगा दो और आवरण को जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से देखो आपके सामने शब्द मिल जाएगा अनावरण। क्या मिलेगा, अनावरण। अनावरण का मतलब क्या होता है, जो खुला हुआ ना। आवरण का मतलब ढका हुआ, आवरण का मतलब ढका हुआ। अनावरण का मतलब खुला हुआ, जो ढका ना हो उसे बोलते हैं अनावरण। तो ये पद कहाँ मिल रहा है, ये पद मिल रहा है ऑप्शन सी में। अब इसको अगर आपसे पूछे, देखिए इसी में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन क्या बना सकता है, पूछ सकता है इसका उपसर्ग क्या है। इसका उपसर्ग क्या है, दो दे देगा, ए आ और दूसरा अन, और तीसरा यहाँ पे बना देगा अना। ठीक है, अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे तो आ को लगा देंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये देखो दिख रहा है अन धन आवरण से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए प्रश्नों का देखो, क्या मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रश्नों की जो आयाम होते हैं ना, जो उनकी डायमेंशंस हो सकती हैं कि वो प्रश्न कितने तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको प्रश्न के शब्द का अर्थ और उस प्रश्न की उत्पत्ति कि उसका निर्माण कैसे हुआ, अगर इस चीज़ की जानकारी है तो फिर वो प्रश्न कहीं पर भी है, किसी भी रूप में। अब देखो यही प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे कितने बढ़िया तरीके से देख लो। ये प्रश्न आपसे विलोम में पूछ लिया गया, ये प्रश्न आपसे उपसर्ग में पूछा जा सकता है, यही प्रश्न आपसे समास में पूछा जा सकता है, यही आपसे समास में पूछा जा सकता है। तो शब्द एक ही होगा, लेकिन अगर उस शब्द की आपको क्या है, थोड़ी सी समझ है, कैसे बन रहा है, कैसे निर्मित हो रहा है, क्या अर्थ दे रहा है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो उसका इन सब के आधार पे आप क्या कर सकते हो, फिर वो प्रश्न कहीं भी पूछा जाए आप उसके आंसर को निकाल सकते हो। तो कभी भी किसी चीज़ को जब पढ़िए ना, तो देख लीजिए कि वो किस किस तरीके से टॉपिक्स को कनेक्ट कर रहा है। और जब हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिवीजन की क्लास आपके साथ ले रहे हैं, तो रिवीजन का मतलब यही होता है बेटा, रिवीजन का मतलब स्वतंत्र पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, जब तक आप क्लास में होते हो, हम सेपरेट क्लास पढ़ाते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल, हम लोग क्या एक
एक एक टॉपिक को फोकस करते हैं, एक विषय से दूसरे विषय को मिलाते नहीं है। यानी प्रयास ये होता है कि विषयांतर ना हो और टॉपिक बाई टॉपिक चले। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है ना, तो परीक्षा में बेटा क्या करना पड़ता है, हमें हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करके सोचना पड़ता है। अरे ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, परीक्षा में तो सफलता पाने के लिए ये भी होता है कि एक विषय को दूसरे विषय से किस प्रकार से कनेक्ट करके अपने उत्तर को निकाला जाए, अपने उत्तर को निकाला जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कंपटीशन और एकेडमिक्स में यही अंतर है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं 2 मिनट का समय लूँगा आपका। कंपटीशन और एकेडमिक्स में अंतर क्या है? जब आप एकेडमी में होते हैं ना, तो आप देखिए आपका डे बाई डे पेपर होता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, उतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी आपके सामने चीज़ें जो है वो एकदम फिक्स हैं, वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हो ना, तो कंपटीशन देखो, एक ही 2 घंटे के अंदर आपको वहीं मैथ भी देनी है, रीजनिंग भी देनी है, जीएस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और पता नहीं कितनी ढेर सारी चीज़ें, और हिंदी भी देनी है। तो अब 2 घंटे के अंदर आपके माइंड को सारी चीज़ों को एक साथ क्या करना है, सारी चीज़ों को एक साथ सोचना है और उसको क्या करना है, उसको आंसर भी देना है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? अगर आप सेपरेट करोगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और पेपर में इतनी तेज अगर कनेक्टिविटी नहीं है, सेपरेट पढ़ रखा, तो हो सकता है वो दिमाग में आपके आ ही ना पाए। लेकिन अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हो, एक विषय की दूसरे विषय से, एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक से कनेक्टिविटी है, तो देखिए आपको कैसे पता चला। आप इतिहास का क्वेश्चन भूगोल के विषय से, भूगोल से क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो, हिंदी का क्वेश्चन निकाल दो, है ना, कितने बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कनेक्टिविटी साथियों, हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, किस तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। और विश्वास मानिए, ये चीज़ अगर आप सीख गए तो फिर वही चीज़ है कि सफलता दूर नहीं है। ठीक है, सफलता दूर नहीं है। आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप 50 बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग आंसर उठा के देख सकते हो। कवित्री, लेखिका, कवित्री और कवित्री, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कवित्री। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो अगर बात देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पद को तोड़ोगे तो ये शब्द बनेगा महादंत पुरुष, महादंत पुरुष। बात करोगे महा, तो बेटा महा वैसे क्या है, महा है उपसर्ग, महा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग से आधारित समास आप सभी जानते हो, अव्ययी भाव होता है, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव कहीं दिया नहीं हुआ है। ये बेटा नोट्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको जब कर्मधारय समास पढ़ाया था तो वहाँ पे बकायदा एक स्पेशल पॉइंट डाल के, नोट डाल के मेंशन करवाया था कि अगर किसी पद में महा उपसर्ग का प्रयोग हो, किसका, महा उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वो पद में हमेशा और हमेशा कौन सा, कर्मधारय समास होता है। इस कारण से प्रश्न देखो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। यानी महा उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले पृष्ठ की बात अगर करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी कारक। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं सर्वनाम, बी सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ की अगर चर्चा करें तो अगला पृष्ठ हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? ऑप्शन ए केस, बी कोयल, सी कोकिल, डी कान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बेटा स्त्रीलिंग का शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड कोयल हो जाएगा, ऑप्शन बी कोयल। अब यहाँ पर कई लोग हमसे यहाँ पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर कोयल का तो तत्सम जो होता है वो कोकिल होता है, यानी कोयल तद्भव पद है और इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, कोकिल होता है। तो सर ये दोनों पद तो एक ही हो गए, तो अगर सर ये स्त्रीलिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग का होना चाहिए, ये भी स्त्रीलिंग का होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर संस्कृत पद की बात करते हो तो वहाँ कोयल के लिए कोकिल नहीं कोकिला का प्रयोग करते हैं। आकारांत पद जो होते हैं, आकारांत और इकारांत, आकारांत और इकारांत पदों का प्रयोग किस रूप में होता है? स्त्रीलिंग पदों के रूप में होता है। और यहाँ पर अगर देखोगे ना तो कोकिल जो है वो अकारांत का पद है और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कोकिला बनेगा। देखिए साथियों, एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, ये जो कोयल शब्द है, कोयल शब्द है,
ठीक है, कोयल शब्द है, ये सदैव स्त्रीलिंग के प्रयोग में होने वाला पद है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोयल में प्रत्यय का प्रयोग करके, कोयल में प्रत्यय का प्रयोग करके आप क्या स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हो। यानी कुछ पद हिंदी में ऐसे होते हैं, ये मार्क कर लीजिएगा, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में अथवा सदैव स्त्रीलिंग में होता है। तो अगर सदैव स्त्रीलिंग का पद पूछेंगे तो ये कोयल का पद हो जाएगा, मतलब इसका पुल्लिंग बनता ही नहीं है, इसका पुल्लिंग बनता ही नहीं। तो कहते सर जी अब इसका पुल्लिंग नहीं बनता है तो बनाएंगे कैसे? तो बेटा देखो, ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, नर और मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मादा, नर और मादा शब्द का। अब नर का क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो सदैव स्त्रीलिंग है यानी जिसका पुल्लिंग नहीं बनता, जो सदैव स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग नहीं बनता, उसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नर शब्द के बाद वो शब्द जोड़ देते हैं। नर का प्रयोग करके, यानी एक तरीके से समझो नर उपसर्ग के रूप में ले लेते हैं, नर का प्रयोग करके वो शब्द लिख देते हैं। तो अब ये नर क्या बता देता है, ये पुल्लिंग बना देता है। क्या बना देता है? पुल्लिंग बना देता है। और कोई पद अगर सदैव किस रूप में हो, कोई पद सदैव अगर पुल्लिंग के रूप में हो, पुल्लिंग के रूप में यानी उसका स्त्रीलिंग संभव ना हो, तो अब हम उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले हम मादा शब्द जोड़ देते हैं और वो शब्द को जोड़ करके उसका क्या बना देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो अब देखो, जैसे कोयला तो बना नहीं सकते, कोयला तो पद ही हो जाए, कोयली भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो अब क्या करेंगे, तो बेटा कोयल के पहले हम क्या करेंगे, नर जोड़ देंगे। कोयल के पहले क्या करेंगे, नर जोड़ देंगे। तो ये नर कोयल जो होता है ना, ये दिखाने लगता है कि ये कैसा हो गया, ये नर कोयल जो है वो पुल्लिंग का पद हो गया। लेकिन संस्कृत में ऐसी कोई चीज नहीं होती। कोकिल है, कोकिल, अब ये संस्कृत में अगर लोगे ना तो कोकिल का मतलब होगा नर कोयल और इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा कोकिला। अब ये हो गई सीधे सीधे कोयल, मादा कोयल। समझ रहे हो? इस कारण से ये पद हमने यहाँ पर नहीं लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने रखी, ध्यान रखिएगा, पेपर में कंफ्यूज कर सकती है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न अगर देखो, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है, यानी वाक्यांश का प्रश्न है। जो मृत्यु के समीप हो, ऑप्शन ए जर्जर, बी अचेत, सी अतिवृद्ध और डी मरणासन। तो जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए पद होता है डी मरणासन। क्या होता है? डी मरणासन। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इस पद को बेटा तोड़ लो। यहाँ पर ये पद होता है दुह दन बोध में, और दुह का मतलब क्या होता है बेटा, दुह जो उपसर्ग होता है इसका मतलब सामान्यतः होता है कठिन। ठीक है, अब ये देख लो, बोध का मतलब होता है जानना या जानकारी। तो जिसे जानना कठिन हो ऐसा कोई पद अगर मिल रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जो किसी को ना पहचाने, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जानना कठिन हो या जिसे सरलता से ना जाना जा सके मिला, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें जहाँ पहुँचना कठिन हो तो बेटा इसका बन जाएगा दुर्गम। क्या हो जाएगा? दुर्गम। ठीक है, दुर्गम। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखो। पीपल पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा? बेटा पहले तो इसको थोड़ा ठीक कर लो, क्या पीपल नहीं पीपर होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। तो साथियों बहुत आसानी से अगर आपको याद हो, मैंने अलंकार पढ़ाए हैं, इस शब्द को लीजिए। सरिस क्या है? सरिस है वाचक शब्द। हमेशा उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, मानवीय संदेह हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ठीक है, या विभावना अलंकार हो गया। ठीक, इस प्रकार के जो भी अलंकार होते हैं इसकी पहचान इसके वाचक शब्दों के माध्यम से होती है। और हमने आपको बताया था सरिस वाचक शब्द के रूप में अगर कहीं पर भी आ जाता है तो ऐसे पदों में क्या उपमा अलंकार होता है। इसका प्रयोग बेटा किस लिए होता है? सरिस का प्रयोग तुलना कराने के लिए होता है। सरिस का प्रयोग किस लिए? तुलना, यानी जब दो पदों के मध्य आपस में क्या कराई जाती है? तुलना कराई जाती है। तो ऐसे जगह पर कौन सा अलंकार हो जाता है? ऐसे पदों में उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम चर्चा करें तो इस पद में अलंकार आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो वाचक शब्द के रूप में, वाचक शब्द के रूप में यहाँ और क्या आ सकता है? तो ध्यान रखिए, वाचक शब्द के रूप में सा, सी, मेरे बच्चों लिखते जाओ, जो जानते हो वो लिखते जाओ। सा, सी, सो, सम, सरिश, सदृश, सदृश, समान, इमी,
झिमी इत्यादि पदों का प्रयोग होता है, इत्यादि पदों का प्रयोग होता है। अगर इनमें से कोई भी एक पद आ जाएगा तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव का है। ए चक्र, बी त्वरित, सी दही, डी दुग्ध। तो आसानी से देखो, तद्भव का पद पूछ रहा है यानी जो हिंदी के समान हो, तो इसमें हिंदी के समान कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी दही दिख रहा है। इसका तत्सम क्या होगा, तो बेटा इसका तत्सम होगा दधी। क्या होगा, दधी। अब बात करें चक्र, तो चक्र का बेटा तद्भव होता है चाक। त्वरित की बात करें तो इसका तद्भव होता है तुरंत। और दुग्ध की बात करें तो सभी जानते हैं उसको बोलते हैं दूध। क्या बोलते हैं, दूध। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, दही हो गया। अगला क्वेश्चन, संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बेटा इस पद को अगर तोड़ोगे ना तो विकल्प देख लो पहले, ए सन, बी सम, सी सु स्वयं। अगर इस पद को तोड़ोगे तो शब्द किस में टूटेगा, सम धन तुष्ट में। किस में टूटेगा, सम धन तुष्ट में। उपसर्ग क्या होता है, पूर्व में प्रयुक्त शब्दांश होता है। पूर्व में प्रयुक्त क्या होता है, शब्दांश होता है। तो यहाँ उपसर्ग के रूप में क्या मिला, सम मिला। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ता आ एत एला। ठीक है, ता आ एत एला। तो इस शब्द को तोड़ोगे तो ये शब्द टूटेगा बेटा डक धन एत, डक धन एत। अब यहाँ पर देखो प्रत्यय क्या हुआ, बाद में आने वाला शब्दांश, बाद में आने वाला शब्दांश, तो वो क्या है, एत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड एथ हो जाएगा, थर्ड एथ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए देवता, बी मालिक, सी छत्री, डी रूप। तो यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप होता है भगवान कृष्ण का, उसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी बोलते हैं ना। तो ठाकुर जी क्या भगवान कृष्ण का पर्यायवाची हो गया, यानी अनेकार्थी देवता का हो गया, तो ये हो जाएगा। ठाकुर का मतलब मालिक होता ही है। ठीक है, पुराने समय में राजकीय राजकाज के लिए किसका हम लोग ठाकुर या छत्री का प्रयोग करते थे, और ठाकुर के लिए छत्री बिल्कुल सही है, छत्री को ही ठाकुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रूप इसका जो होगा वो अनेकार्थी पद नहीं होगा। बाकी के ये तीनों जो होंगे वो ठाकुर के क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी पद हो जाएंगे। पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपभ्रंश भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, अपभ्रंश भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, ए पाली, बी मगधी, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो साथियों आप सभी को क्रम मैंने बता रखा है, आप सभी अपने मन में एक बार क्रम को दोहरा लें। पहला संस्कृत, दूसरा पाली, पाली, तीसरा प्राकृत, तीसरा प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद स्वरूप मिलता है अवहट्ट, अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद प्राप्त होता है बिट्टा हिंदी। अवहट्ट के बाद क्या प्राप्त होती है, हिंदी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया अपभ्रंश के पहले कौन सी भाषा थी, तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, प्राकृत से हुआ। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन सी प्राकृत। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बेटा इसको जब करोगे ना तो ये बनेगा श्रव धन अन्न। क्या बनेगा, श्रव धन अन्न। और अगर बात करोगे तो यहाँ देख लो ये पद कहाँ दिया हुआ है, तो ये पद दिया बेटा आपका ऑप्शन सी में। ये संधि कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये श्रावण का मतलब सही विच्छेद हो जाएगा। और संधि की बात करोगे तो बेटा ये व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। और कैसे बनेगी, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर व्यंजन संधि का एक नियम हमने पढ़ाया है, ना का ला में परिवर्तन। किसका, ना का ला में परिवर्तन। और यहाँ पर देखो ये ना जो है वो किसमें, ला में परिवर्तित हो जाती है, और ये शब्द क्या बन जाता है, श्रावण बन जाता है। क्या बन जाता है, श्रावण बन जाता है। तो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगले पद को देखो, अगले पद की अगर चर्चा करें तो निशाचर शब्द में कौन सा समास है, निशाचर शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी बहुब्री। तो निशाचर का मतलब हुआ रात्रि में चलने वाला, रात्रि में चलने वाला, रात्रि में चलने वाला, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं रात्रि में चलता है जो, रात्रि में चलता है जो, वो कौन होगा, रात्रि में जो चलता है जो, उसको या रात्रि की जगह क्या बोल सकते हैं, निशा भी बोल सकते हैं।
निशा, रात्रि या निशा में चलता है जो, वो क्या कहलाएगा, निशाचर कहलाएगा। अगर बात करें बेटा तो ये पद जो देखो अर्थ कैसा दे रहा है, ये अर्थ कैसा दे रहा है, अर्थ दे रहा है सामान्य, अर्थ कैसा दे रहा है, सामान्य अर्थ दे रहा है। यानी यहाँ पर चलने वाले पद की विशेषता क्या है कि वो कब चल रहा है, रात्रि में चल रहा है। यानी ये पद कैसा हो गया, विशेषण का पद हो गया। यानी विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष आधारित समास जब कैसा अर्थ दे, सामान्य अर्थ दे, तो बेटा हमने आपको बता रखा वहाँ कौन सा समास होता है, ऑप्शन बी। अरे यार ये क्या हो गया, आज काफ़ी जोश में आ गए सर जी, है ना। हाँ, हाथ से देखिए पढ़ाते पढ़ाते हम कह रहे रात्रि में चलता है, हमारे हाथ से गुस्सा आ गया, उसको मारकर ही चल के उछल, वो कहता हम चलेंगे नहीं, हम उछल जाएंगे, उछल के दूर जाए गिरा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भी कर्मधारय। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जुड़िए, आप लोग उत्साह में ना आइएगा, पता चला अपनी कुर्सी पर उछल जाए। ठीक है, और पढ़ाई में क्या हो, व्यवधान उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कभी कभी क्या होता है ना, उत्साहित ज़्यादा हो जाते हैं। उत्साह में क्या होता है, हमारे रक्त की जो गति होती है वो बढ़ जाती है और फिर ध्यान ही नहीं रहता है कि व्यक्ति क्या उसी कारण से हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते उत्साह के वशीभूत होकर के बढ़कर एकदम तड़ाम से उछल गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी अयादि संधि और डी दीर्घ संधि। पद को अगर बेटा तोड़ोगे तो ये पद टूटेगा सत्य धन आग्रह में, पद को तोड़ोगे तो ये पद टूटेगा सत्य धन आग्रह में। अगर पद को लोगे तो यहाँ बनेगा आ और आ, दोनों बेटा क्या है, देखो दोनों समान स्वर हैं, दोनों क्या है बेटा, समान स्वर हैं। हमने आपको बता रखा है जब समान स्वरों के मेल हो तो वहाँ होने वाली संधि कौन सी होती है, उसको हम जानते हैं दीर्घ संधि। किसके नाम से जानते हैं, दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बेटा डी, दीर्घ संधि। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेटा अब हमारा पैसेज आ गया है, कॉमन क्वेश्चन पेट और यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो साथियों एक बार मैं आपके सामने पैसेज को रीड करता हूं, उसके बाद हम इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार आप लोग भी पैसेज को रीड करें, फिर हम अपने स्तर से पैसेज को पढ़ने का पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको बेटा पढ़ें। चलिए बेटा देखते हैं, हम लोग पैसेज को देखते हैं, पढ़ते हैं। उत्साह की गिनती कितने अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, कर्तव्य की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। ठीक है, आत्मरक्षा पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य तक पर पीड़न डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में तो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है। यह भी उत्साह ही कहा जाएगा। सब कर्मों में शाहत अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि का प्रबंध से प्रसन्न मुख इधर उधर जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के पूरे पैसेज की थीम देखो, यहाँ पर एक शब्द की लगातार पुनरावृत्ति दिखाई दी और वो शब्द है उत्साह। उत्साह को पूरे पैसेज में यहाँ क्या किया गया है, केंद्र में रख करके और उसकी महत्ता को, उसके
इम्पोर्टेंस को यहाँ पर क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें तो इसी को केंद्र में रखते हुए हम अपने प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है? एक कठिन, बी सरल, सी कर्तव्य और डी कर्तव्य। तो बेटा यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ देखो शुरू में ही वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। उत्साह किसके प्रति सुंदर, यही तो पूछ रहा है। कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है, किस प्रकार के कर्म, किस प्रकार के? तो कर्तव्य कर्मों के करने से। आंसर देखो यहीं से मिला ना, मिल गया। ऑप्शन सी, कर्तव्य कर्मों के करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, अगला क्वेश्चन देखो, कर्म संपादन में देखा गया है तत्परता पूर्ण आनंद क्या कहलाता है? यहीं कहीं देखो बेटा, इस पैसेज में दिया गया होगा कहीं पे, थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो तत्परता पूर्ण कहीं शब्द, ये देखो, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है उसे भी क्या कहेंगे? उत्साह ही कहेंगे। किसी कर्म के करने पर, किसी कर्म का मतलब किसी कार्य को करने पर हमारे अंदर जो क्या होती है, तत्परता होती, कार्य को करने की इच्छा होती है, उसे भी हम किस नाम से जानते हैं? उसे भी उत्साह के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बेटा फर्स्ट। पैसेज बहुत अच्छा था, क्वेश्चन भले थोड़े सरल बन गए लेकिन पैसेज आपको बहुत अच्छा था। इस पैसेज को बेटा मैं आपसे प्रयास करूं, एक निवेदन और, हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, हमारे पास प्रश्नों की संख्या को लेकर के कुछ क्या कहते हैं, वही समय की सीमा के संदर्भ में हम 3-3, 4-4 प्रश्नों को कराते हैं। आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा बेटा, पैसेज जो हम ला रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से खोज के पैसेज को रख रहे हैं। ठीक है, इस पैसेज से आप क्या कर सकते हो, इस पैसेज को घर में पढ़ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हो। आप क्वेश्चन बना, मैं हमेशा, आज मैं एक निवेदन और करूंगा और अपने हर छात्रों से ये कहूंगा कि बच्चा आप लोग देखो, आप लोग अपने दिमाग से चीजों को पढ़ते समय प्रश्न बनाना सीखिए। विश्वास मानिए, मतलब एकदम आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सफल होने का, मतलब एक तरीके से बहुत बढ़िया, मैं एक तरीके से आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग आंसर रटते हो, नहीं बेटा, उल्टा चलो। थोड़ा आपको लगेगा कि सर जी क्या गलत दिशा भटकाने के प्रयास कर, नहीं, विश्वास रखिए, पूरा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, हालांकि ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम आपसे ज्यादा अनुभव हम रखते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को आप मेरा मानोगे, मेरा बस सिंपल सा इतना मानना है कि जब आप परीक्षा कक्ष में बैठते हो ना बेटा, तो आपको उत्तर नहीं दिया जाता है, आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना होता है, ठीक है, देखिए हम समय की बात कर रहे थे और समय की अनिवार्यता को देखते हुए देखिए हमारे रीजनिंग वाले सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सुमित सर आपके बीच में आ चुके हैं। तो देखिए अब समय इनका हो गया है, देखिए समय के कितने पाबंद हैं हम। ठीक है, अब सर की रिकॉर्डिंग का समय है, तो अब हम देखिए सर का ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4-5 मिनट की बात, सर का प्यार है, लोगों का प्यार है ना, 2-4-5 मैंने देखिए अभी आपको कहा था कि थोड़ा समय की कुछ बाध्यताएं हैं चीजों को, तो बस उसी संदर्भ में लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 3-4 प्रश्नों के माध्यम से आपकी चीजों को कंप्लीट कराते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, अगर इस पैसेज को आप देखोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पेपर में जब आप बैठते हो तो आपके सामने प्रश्न आता है, उत्तर नहीं देता, उत्तर आपको खोजना होता है। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, अगर इस चीज को पढ़ते समय तुम्हें ये सीख में आ गया कि इसका प्रश्न क्या बन सकता है, यानी जो चीज पेपर में आनी अगर आप वो सोच पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बनाओगे तो आंसर तो तुम्हारे पास होगा ही, आंसर तो होगा ही ना। अब प्रश्न बनाना तुमने सीख लिया तो बस इसका मतलब तुम एज अ एग्जामिनर, एज अ पेपर सेटर सोच रहे हो कि यार ये क्या आ सकता है, जो काम उसको करना है ना वो काम तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो। अगर ये काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रश्न खोजोगे तो उसका आंसर भी खोजोगे, और प्रश्न तुमने खोज लिया, बना लिया, अरे कितनी संभावनाएं होंगी यार। हम लेकर के बता रहे मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी तरीके से हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको यहाँ भी पूछ सकता है, इसको यहाँ भी पूछ सकता है, इसको इस तरीके से भी रख सकता है। अरे कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, यहीं से तो बनेगा। इस तरीके से बस थोड़ा सा सोचो,
आपका आंसर आपके सामने पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो इस पैसे से क्वेश्चन बनाने का बेटा 7 से 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके बनेंगे। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे 3 दे दिए, आप इसको बना लीजिए, आपका कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हम और देखते हैं, किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा बताओ, आप खुद सोचो, आपका कोई बहुत बचपन का जिगरी यार है, एकदम लगते जिगर है। ठीक है, अब क्या है, आपके सामने अगर वो आए, भाई आपके सामने आ जाए, और तो क्या आप बैठे रह सकते हो? नहीं, हो ही नहीं। अरे क्या दशा तो ये होती है ना कि जब कोई मित्र आता है, उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगुत होए। होता नहीं, ये मित्रता थी, कृष्ण की मित्रता थी नहीं थी, मतलब राजपाट छोड़ करके दौड़ के भागे सुदामा को देखने के लिए कि मेरा बचपन का मित्र है। अतिशयोक्ति अलंकार दिखाया, कवियों ने दिखाया कि आंखों से अश्रुओं की धारा इस प्रकार से बही, ऐसे बही कि कहते हैं कि पानी लिए उनकी पटरानियां खड़ी रह गई और पैर धोने के लिए आंखों के आंसुओं से पैर धो डाले है। ये होता है मित्रता का भाव। तो अगर मित्र आया है तो बरबस ही, अगर आपका उसके प्रति प्रेम है तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। देखो यहाँ पे दिखा कहाँ था, मित्र का आगमन सुनते ही, मित्र का आगमन सुनिए उठ खड़े होना, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ना, उसके ठहरने आदि का प्रबंध करना, इधर उधर जाते जाते दिखाई देना, प्रयत्न और कर्म संकल्प के नामक आनंद के नित्य लक्षण है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है ना। मित्र के आने पर स्वतः ही अरे यार मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, ठीक है, उत्साह के भरी वो है ना, हमारा क्या है, हमारा मन अंदर से भाव है। ठीक है, तो किसी मित्र के मिलने के लिए जो दौड़ पड़ना है वो किसका लक्षण होता है बेटा, वो उत्साह का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? उत्साह का लक्षण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये देखो इसके सारे आंसर आपके हो गए। तो आज की चर्चा जो है आपके 25 क्वेश्चन की वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। आशा करता हूँ जो चीज़ें आज मैंने आपके सामने 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से रखी हैं, ठीक है, उन चीज़ों पर आप लगातार काम करेंगे। समय अभी हमारे पास पर्याप्त है, हम लोग इसी प्रकार से नई नई चीज़ों के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। कुछ नए नए पॉइंट्स होंगे, कुछ नए नए तरीके होंगे, सलीके होंगे, विधियाँ होंगी, जिसके माध्यम से हम आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ जुड़ करके लगातार अपना सहयोग, अपना स्नेह, अपना प्यार हमें यूं ही प्रदान करते रहेंगे। और दूसरा, परोपकार की भावना से जो मुहिम हम चला रहे हैं, हमारे इस वीडियो को आप लोगों को आगे से आगे पहुंचा करके इस मुहिम को सफल बनाने में हमारे साथ सहभागी बनेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ। हमारे सभी साथियों को जय हिंद।